गुड मॉर्निंग। अब आपको बेटा जो हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं वो अपने एक बार स्टडी कर लेते हैं। क्या क्या थे? चार्ज वगैरह के बारे में आपने सब पढ़ ही रखा है। चार्ज के बारे में पढ़ा था, इन यावेज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए बेटा, ग्रहण किया जाए। ठीक है। और यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है यानी मास है वो आपके पास क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे जो मास है वो आपके पास क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, हाई पोटेंशियल से एक हाई पोटेंशियल और एक आपके पास क्या हो गया बेटा, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है। आवेशन की विधियां पढ़ी थी अपनों ने, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पढ़े थे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। थर्ड पॉइंट अपनों ने पढ़ा था बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश डैश। ये आपने पढ़े थे बेटा, है ना। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से कर लिया था। फिर फोर्थ आपने यहाँ पे आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में कितने टाइप्स थे बेटा, 3 टाइप्स थे। एक तो था फ्रिक्शन यानी घर्षण, दूसरा था कंडक्शन यानी चालन, तीसरा अपने पास था क्या था बेटा, इंडक्शन प्रेरण। घर्षण, चालन और प्रेरण। फिर उसके बाद अपनों ने एक और चीज पढ़ी थी, कूलाम के नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से आप लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था विद्युत बल का यानी कि कूलाम बल का, वो फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो दोनों यहाँ पे जो आवेश हैं, दोनों ही चार्ज हैं, वो एक पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बिंदु आवेश होनी चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होने चाहिए, रेस्ट स्टेशनरी होनी चाहिए। तो इस शर्तें थी, आपको बताया था मैंने कंडीशंस। फिर उसके बाद अगर अपने इसमें चले तो जो के मान है, के, तो के का जो मान है आप लोगों ने किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो वैक्यूम निर्वात पे यानी वैक्यूम, दूसरा आपके पास माध्यम मतलब कि मीडियम। ठीक है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। के की जो वैल्यू है यहाँ पे निर्वात के लिए 1/4πε0, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट आपको बताई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है तो यूनिट बदल जाएगी आपके पास। माध्यम के लिए एप्सिलॉन एम, यहां तक आपको बता ही दिया था, ये एप्सिलॉन एम होता है। तो इसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू 1/4πε0 एम। यहां तक तो आपको करवा ही दिया था। फिर इसके अंदर एक आपको बताया था एप्सिलॉन आर, वो क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। अगर परिभाषा आ जाए कि पैरावैद्युतांक की परिभाषा बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे करोगे, देख लीजिए। जो पैरावैद्युतांक है यहाँ पे, पैरावैद्युतांक है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पैरावैद्युतांक कहलाता है। द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो आपके पास पैरावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। यहां तक कर लिया था। फिर अगर माध्यम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन पे फोर्स कितना लगेगा, तो वो भी अपनों ने ये डिफाइन कर दिया था। Fm इज इक्वल टू F0 अपॉन में एप्सिलॉन
आर। यहां तक तो अपनों ने कल तक ये टॉपिक सारे इतने कर लिए थे। ये कूलाम का नियम है, तो ये किसका फॉर्मूला डिराइव करवा रहा है? विद्युत बल का। वेरी गुड, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल का क्या कर रहा है बेटा? सूत्र स्थापित करवा रहा है ये। तो आप एक बात आइए, विद्युत बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? बल। अदिश। हाँ हाँ, बल अदिश कैसे होगी बेटा? जैसे इस वस्तु को ऊपर, हाँ सदिश। फोर्स, कहीं पे भी वर्ड फोर्स आ जाए, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा। वेक्टर मतलब सदिश। याद रखना। सर हमें क्यों लगता कि अदिश राशि क्यों होगी? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होती है ना, इसलिए। अच्छा, हाँ वो बात सही। हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है कि आवेश एक अदिश राशि होती है। तो अगर इधर अदिश है तो इधर भी आप सोच रहे होगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? अदिश होगी। बात आप ये सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। परंतु आपको बात पता है, 11th क्लास के अंदर अपने में जो बल पढ़ा था, बल वो किस में पढ़ा था? कहीं कोई सा भी बल हो, फोर्स वेक्टर में पढ़ा था बेटा। तो अब यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि यहां पर आपने ये जो कूलाम का नियम है ना, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परिमाण को। ये जो आपके पास लॉ है कूलाम का नियम, ये बल का परिमाण बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। और जितने भी मैग्नीट्यूड होते हैं या परिमाण होते हैं वो अदिश ही तो होते हैं। परंतु बल खुद एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसका मतलब परिमाण प्लस, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो इस फॉर्मूले में, कूलाम के नियम में कहीं डायरेक्शन आ रहा है क्या बेटा? बताइए। है ना, इसमें है ना, कहीं पे भी कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रखा। तो इसका मतलब अब कैसे किया जाए? आपका कूलाम का नियम भी बना रहे और आप इसको क्या करें? डायरेक्शन भी शो कर दें। जब अपनी डायरेक्शन बता देंगे ना कि बल को कौन सा आवेश किस पे किस दिशा में बल लगा रहा है। देखिए यहां पर आपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, तो मैं ये एक बार मिटा रहा हूं ना, तो आपके पास ये चीज भी मिटा देते हैं, सिर्फ अपने साइड वाला रखते हैं। तो आपके पास डायरेक्शन है तो सही कि वो या फिर जाएगा फोर्स। हाँ, पर वो उसकी दिशा भी तो बतानी पड़ेगी ना बेटा, कि वो आपके पास किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब Q1 का Q2 की ओर, Q2 का Q1 की ओर, ऐसे बता तो रही। फॉर्मूले के अंदर तो कहीं शो नहीं हो रहा ना बेटा, हो रहा है क्या? ये तो अपने को पता है कि वो इस तरह से दिखा रहा है, परंतु ये अपने कभी भी देखते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके साथ परिमाण और डायरेक्शन दोनों चीजें होनी जरूरी है, कंपलसरी। या तो मैं इस पे वेक्टर लगा दूं, वेक्टर आपको मालूम है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? किसी भी भौतिक राशि, है ना, वेक्टर लगाना पड़ता है। मैं कूलाम के नियम में कहीं भी वेक्टर नहीं लगा सकते आप। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये तो सिर्फ इसका परिमाण शो कर रहा है। अभी तक क्या शो कर रहा है? अभी इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड शो किया है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है वो यही है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मतलब इस नियम को, यानी ये जो नियम दिया है, इस बल को दिशा भी अपने इसमें ऐड करेंगे तो इसका इस नया टॉपिक अपना क्या बन जाएगा? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ।
समझ में आ गया ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो कूलाम के नियम का कौन सा निरूपण बेटा? वेक्टर सदिश, मतलब वेक्टर, इसको है ना वेक्टर के रूप में लिखना लेकर आना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखिए जरा, जो आपने आवेश है तो यहां पर अपने क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या हो गया बेटा, वाई एक्सिस। कहीं पे भी आपने देखा होगा एरो बनाने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए तो आपको एक फ्रेम चाहिए, है ना? तो यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई भी चार्ज है, आप Q1 को किधर भी लिख सकते हो आप, Q1 चार्ज ये रहा, Q2 चार्ज ये रहा। बात समझ में आई बेटा? Q1 चार्ज ये रहा, Q2 चार्ज इस वक्त ये रहा। अब दोनों की जो पोजीशन है, ये दोनों कहां पे प्रेजेंट है? तो पोजीशन या स्थिति को बताने वाला सदिश क्या कहलाता है? किसी की भी स्थिति बताने वाला सदिश क्या कहलाता है? हाँ आर। उसको क्या बोलते हैं अपने? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, है ना? जैसा नाम वैसा काम। तो यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो जाएगा। अब आप बताओ 1 क्यों लगाया है आपने? 1 क्यों बोला इसमें? 1 इसलिए बोला क्योंकि पहले आवेश को हाँ वेरी गुड, Q1 मतलब ये नीचे 1, इसके भी 1 है तो इसके भी 1 लगा दिया, पता चल जाए Q1 की पोजीशन को शो कर रहे। समझ में आ गया पहले वाले आवेश की? और इसी तरह ये आपके पास कौन सा हो जाएगा बेटा? R2 वेक्टर, है ना? तो दूसरे आवेश को रिप्रेजेंट करने वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काम, अब देखिए ये जो Q1 है और ये Q2 है, मान लेते हैं ये लाइक चार्जेस एक बार लेट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं बेटा? एक समान आवेश, ठीक है? तो एक समान आवेश लेकर मान के चलें तो ये Q2 इसको किधर धक्का देगा जरा बताइए आप? ये जो Q2 आवेश है ये Q1 पे बल किधर लगाएगा? तो याद रखना, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये जो इन दोनों आवेशों को जो मिला रही है ना लाइन, जो मैंने डॉट लाइन से शो की है, लाइन ज्वाइनिंग, इसी के अलोंग, हाँ मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आउटवर्ड, बाहर की ओर, क्योंकि ये Q2 इस Q1 को क्या देगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये बाहर भेजने की कोशिश, है ना? वेरी गुड। तो इस फोर्स को अपने ये वाला, ये कूलाम बल ही तो लगा रहे हैं। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा? कूलाम लॉ ही होगा। इसी से दे सकते हैं। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड इसी से निकाली जा सकती है या नहीं? तो इस पर अब यहां पर क्या होगा? इस पे इसके टांगों में ना एक 1 और 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 1 और 2। 1 और 2 क्यों लिखा जा रहा है? मतलब जो सबसे पहले लिखा होता है बेटा उस पे तो फोर्स लग रहा होता है, जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है वो फोर्स लगा रहा होता है। हाँ, तो ये जो 2 है वो 1 पे फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको मैंने लिखा F12। अब आप सभी जानते हो कि फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है? हाँ वेरी गुड, सदिश राशि है तो उसके ऊपर एरो लगा दिया मैंने, तो ये पता भी चल रहा है कि इस दिशा में फोर्स लगा है। अब इसके बाद देखिए Q1 भी तो इसको रिपेल करेगा ना? यस सर। तो Q1 की डायरेक्शन किधर? और Q1 की डायरेक्शन को बाहर की ओर, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर, रिपल्सिव फोर्स है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। धक्का ऐसे मारेगा, दूर भगाएगा इसको, तो ये आपके पास फोर्स हो गया। तो ये भी फोर्स यहीं से मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कहां से मिलना है? कूलाम नियम से ही मिलना है अपने को, इसी का इस्तेमाल करेंगे अपने। तो अब इसकी पोजीशन कैसे? अब इस Q2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। हाँ, तो F21 लिख दिया मैंने। यहां पे क्या लिख दिया बेटा?
2 1। अब देखो बेटा, अब बेटा इसकी डेरिवेशन है ना, दो तरीके से किए जा सकते हैं, दो तरीके से। मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पे दो तरीके से इसकी डेरिवेशन किए जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही मेथड करवा सकता हूँ। आपको इजी मेथड में यहाँ पे करवा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा वेक्टर को खोल के किया गया है, हिंदी मीडियम में इजी मेथड मैंने इस्तेमाल किया हुआ है नोट्स के अंदर। दोनों में थोड़ा अलग अलग मेथड दे रखा है, एक में अलग एक में अलग, वो इसलिए कि आप सीख लो इसको। तो इधर देख लीजिए, आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अपने किस पे फोर्स निकालते हैं, इस Q1 है ना 1 2 पर। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत या कूलाम बल, जो आप बोल सकते हो विद्युत बल या कूलाम बल, वो होगा कितना जरा बताइए अब आप। F12 वेक्टर इज इक्वल टू, अब कूलाम नियम क्या कहता है बेटा, कूलाम नियम क्या कहता है कि कांस्टेंट दिए गए आवेशों का क्या बेटा, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्जेस अपॉन दोनों की बीच की दूरी। तो यहां पे इनकी बीच की दूरी अपने मान लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस कितनी है बेटा, r। वेरी गुड। यहां पे इन दोनों की बीच की दूरी अपने क्या मान लेते हैं बेटा, r। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, r। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। डाउट तो नहीं है किसी भी टाइप से किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब इधर देखिए, अब मैंने कूलाम के नियम के हिसाब से तो ये लिख दिया है ना, पर कूलाम के नियम में कहीं देखिए, इधर देखिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड जरा देखना, इसके ऊपर तो एरो लगा रखा है, एरो लगा रखा है, तो इसका मतलब ये एक सदिश राशि है, बल एक क्या है, सदिश राशि। जबकि इधर देखिए ये भी एक कांस्टेंट है r, दोनों की बीच में डिस्टेंस है। परंतु आप सभी जानते हो, छोटी क्लासों में 11th क्लास में सिखाया है, ए वेक्टर बी वेक्टर, कभी भी सदिश डिनोमिनेटर में नहीं आता, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं आती, एरो लगा के। बात समझ में आई क्या बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, हर के अंदर नहीं लिखा जा सकता इसको। तो इसका मतलब यहां पर अभी भी इसका मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं अपने आर स्क्वायर। तो ये सारी की सारी भौतिक राशियां, ये जो परिमाण दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एक परिमाण है, अभी तक दिशा नहीं है। ये जो जितनी भी वैल्यू है ना, जो मैंने यहाँ पे राउंड की है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को कर रही है। अब इसमें कहीं दिशा है क्या, जरा बता दीजिए आप। राइट हैंड साइड देखिए, तो आप इक्वल टू का तो मतलब ये होता है ना, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, बराबर हो, है ना। तो इसमें तो परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि राइट हैंड साइड में अभी सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, है क्या बेटा, नहीं है। तो अब अपने क्या करें, अब अपने कैसे इसको बैलेंस किया जाए, जरा बता सकता है कोई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये राइट हैंड साइड को इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके परिमाण में कोई परिवर्तन ना आए और अपना दिशा भी आ जाए, डायरेक्शन भी मिल जाए। तो क्या करेंगे, मैं तो बता सकता हूं, फटाफट करवा दूंगा मैं तो, मेरे को तो पता है। वेरी गुड, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, और एक को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर अपने क्या लगा देंगे बेटा, आर कैप। बात समझ में आई है नहीं आई बेटा? ठीक है, अब आर कैप लगा देंगे, परंतु अपने यहां पे अपने को दिशा भी बतानी है। आपके पास आर कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लेग्स में अपने लिख देंगे 2 1। 2 1 का मतलब यहां पे जो इस बल की जो दिशा है वो 2 से किधर है, दूसरे आवेश से किधर है, पहले आवेश की ओर। हाँ, 2 से किधर है बेटा, 1 की ओर है। बात समझ में आई है नहीं आई? यहां पर अपने आर कैप 2 1 अपने लिख सकते हैं आसानी से। इजी है या नहीं है बेटा? देख लीजिए आप, समझ में आएगा ये बेटा? ये वाली वर्ड लाइन समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई समझ में आ गया ना? क्योंकि ये 2 है वो 1 की ओर फोर्स लगा रहे, तो इसका मतलब ये आपके पास एकांक सदिश हो गया किसका? अब यहां पे ये एकांक सदिश किसका हो गया, इस फोर्स का, जो दिशा बता रहा है। ये एकांक सदिश किसकी दिशा बता रहा है, जरा बताइए यार। ये यूनिट वेक्टर जो है वो किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, फोर्स की तो डायरेक्शन शो कर, है ना, बल की दिशा बता रहा है कि इसकी जो बल की दिशा है वो 2 से किधर की ओर है बेटा, 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर। तो आप जब भी पेपर में करेंगे तो इसी हिसाब से करेंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, आर कैप 2 1 है क्या, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आप लिखोगे Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष एकांक सदिश या स्थिति सदिश, एकांक स्थिति सदिश। समझ में आ गया बेटा? Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, Q2 चार्ज। हाँ, अब देखिए ये जो Q1 आवेश है ना, ये देखिए इधर, ये जो Q1 आवेश है ना, अब ये जो Q1 आवेश है, तो यहां पर आपका इसका जो एकांक सदिश है, मतलब इसकी जो पोजीशन है किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल लेके बता रहा हूं बेटा। जैसे मेरे को किसी को फोर्स एक्ट करना है, जैसे इस मार्कर पे फोर्स एक्ट करना है, इस मार्कर पे, तो इसकी पोजीशन किससे देखी जाएगी, मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूं, मुझको फोर्स किस पे लगाना है, मार्कर पे, तो मार्कर की पोजीशन देखी जाएगी ना, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ये मेरे से कितनी दूरी पे है, मेरे से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है। तो मार्कर की पोजीशन या स्थिति किसके सापेक्ष, मेरे सापेक्ष। तो इसी प्रकार Q1 आवेश पे बल कौन लगा रहा है, Q2, है ना, Q2 Q1 पे लगा रहा है बल। तो पोजीशन किसकी देखी जाएगी, एकांक सदिश किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा बेटा, है ना, Q1 का लिया जाएगा। Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष, है ना, एकांक सदिश, या इसको आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख सकते हो, एकांक स्थिति सदिश, एकांक स्थिति सदिश। तो यूनिट, यहां पे आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा, डाउट तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को? ये लाइन समझ में आ गई क्या बेटा? बेटा मन में डाउट मत रखना, पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। डाउट है किसी बच्चे को? अभी एग्जांपल भी बताया, मार्कर पे जैसे फोर्स लगाना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा ये मार्कर इतने पास है, इतनी दूर है, कितनी दूर है, इसकी उसी हिसाब से मैं फोर्स लगा पाऊंगा ना बेटा। मार्कर यहां है, मैं फोर्स ऐसे लगाऊं
तो मार्कर में मैं फोर्स लगा ही नहीं पाऊंगा अगर मेरे को इसकी पोजीशन नहीं मालूम। हाँ बेटा बोलो। सर F12 लिए तो R21 क्यों लिए हैं? अच्छा, हाँ कई बुकों में बेटा मैं आपको बता देता हूँ, कई बुकों में आपको ना यहाँ पे 1-2 भी मिल जाता है। कई बुकों में आपको क्या मिल जाएगा बेटा? 1-2। हाँ, वो 1-2 इसलिए मिलता है बेटा कि वहां पर आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो अट्रैक्शन की ली जाती है, आकर्षण की। किसकी ली जाती है बेटा? अट्रैक्शन की। कैसे? जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये अगर इसी को देख लेते हैं, जैसे ये प्लस है और ये क्या है बेटा? अब देखना, समझना इस चीज को। माइनस। हाँ माइनस। अब देखिए ये Q2 है, ये इसको किधर खींचेगा जरा बताना। अब ये किधर खींचेगा इसको जरा बताना बेटा। अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो बल की, हाँ बल की दिशा किधर से किधर होगी? अब फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर होगी बताइए आप। Q1 से Q2 की ओर। वेरी गुड। तो अब यहां पर आपका फिर वैल्यू बदल जाएगी ना, फिर आपको 1-2 लिखना पड़ेगा। पर सर अपना भी तो रिपल्सिव फोर्स लिया था। हाँ, तो अपने रिपल्सिव फोर्स क्यों लिया था, इसके पीछे रीजन भी है। आपको मालूम होगा 9वीं क्लास में 11वीं क्लास में समझाया था, दो द्रव्यमान सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। प्रतिकर्षित नहीं, अट्रैक्शन। एवरी बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर। नहीं तो मार, जैसे अगर मैं इस कैप को छोड़ूं तो ये किधर जाएगा? जैसे कैप को छोड़ूंगा तो अर्थ की ओर, क्योंकि अर्थ का नेचर हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्शन का होता है, रिपल्शन का नहीं होता। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की होती है, जबकि विद्युत बल, जो विद्युत बल है इसमें आकर्षण के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा गुण क्या है बेटा, जरा बताइए। एक्स्ट्रा गुण रिपल्सिव का, प्रतिकर्षण का। तो कोई भी चीज प्रतिकर्षित हो रही है ना, तो इसमें अपने कह सकते हैं कि उसके अंदर विद्युत नेचर आ चुका है। समझ में आ गया बेटा? यानी चार्ज की प्रॉपर्टी आ चुकी है उसके अंदर। तो याद है ना, किसी भी वस्तु पर अगर अपने कह दें कि ये इसमें विद्युत बल है, ये कोई भी वस्तु आवेशित हो गई है, कोई भी वस्तु क्या हो चुकी है बेटा? आवेशित हो चुकी है, या कोई भी बॉडी चार्ज हो चुकी है, वो तब बता सकते हैं जब वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिकर्षित। क्या करें बेटा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट करें एक दूसरे पे। तो याद रखना, विद्युत बल का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी रिपल्सिव की होती है, इसीलिए मैंने यहां पर रिपल्सिव लिया है, ना कि अट्रैक्शन। अगर आप चाहते हो सर मैं आपके रिपल्सिव से नहीं करना चाहता, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं आपके मेथड से नहीं, मैं रिपल्सिव की जगह अट्रैक्शन का यूज करना चाहता हूं, तो आप अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? सर कोई क्वेश्चन पे मतलब वो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, देख लीजिए, आप देख लेना, उससे भी करके देख लेना। मैं आपको रिपल्सिव से करके बता रहा हूं, आप उससे अट्रैक्शन से भी करके देखना, होमवर्क हो जाएगा आपका। देखना रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। करके देखना, हाँ करके देखना, जरूर करना। और अगर अलग आ जाए तो मेरे को बताना, मैसेज कर देना तुरंत। ठीक है बेटा? डाउट तो नहीं है? हाँ, रट्टा नहीं लगाना अपने को ऐसे कि सर आपने ऐसे कर दिया। तो मैंने आपको रीजन भी दे दिया आपको कि मैंने ऐसे क्यों किया है। अट्रैक्शन भी लगा लो आप, तो यहाँ पे 1-2 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बल की जो दिशा है इस अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स की दिशा है वो किधर से किधर है? 1 से किधर होती है बेटा? 2, है ना? अपने लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। तो इसीलिए अपने, हाँ इसीलिए ऐसे हमेशा बनाया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें बल की दिशा देख लीजिए, ये Q2 Q1 को क्या कर रहा है? बाहर की ओर धक्का दे रहा है। हाँ, प्रतिकर्षित। तो डायरेक्शन किधर से किधर है? Q2 से किधर है? Q2 से किधर है बेटा? Q1 की ओर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-1 लिखा है। बात समझ में आई है नहीं है? अभी भी कोई दिक्कत सर आ गई है ना? क्लियर, डाउट मत रखना कभी भी। तो आपको कहीं भी R12 भी मिल जाए तो वो भी कोई गलत
नहीं होगा, वो अट्रैक्शन के लिए या फिर उसमें अट्रैक्शन फोर्स के लिए उसने एक्सप्लेन कर रखा है। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसको रफ, क्योंकि आप घर पे जाके ये अब याद रखना, होमवर्क है आपके लिए, आप घर पे ही हो वैसे, तो आपको तो वापस करना ही है, ठीक है। अट्रैक्शन के लिए आप करके लेकर आओगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी बेटा, फर्स्ट हो चुकी है मेरी कहानी, यहाँ पे तो अपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो मैंने Q1 आवेश पर तो बल निकाल लिया, तो Q1 भी तो Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, Q1 भी Q2 पे क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स लगा रहे हैं। तो वो भी लाइन लिखेंगे अपने, तो वो लिख देता हूं मैं रेड पेन से यहाँ पे, Q2 आवेश पर किसके कारण, Q1 के आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन, किस पे लग रहा है बेटा, यहां पर Q2 चार्ज, किसके ड्यू टू लग रहा है बेटा, ड्यू टू Q1 चार्ज। इसी तरह यहां पे भी आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन, किस पे लग रहा था बेटा, Q1 चार्ज ड्यू टू, किसके बेटा ड्यू टू, Q2 चार्ज। बात समझ में आ गई बेटा, तो ये इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है, तो बाकी सारा हिंदी इंग्लिश में तो है ही सारा, तो यहां तक तो किसी को बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं, जरा बताइए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम टू सेम ऐसे कूलम्ब्स लो, दोनों चार्जेस के बीच में Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट, Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो वही रहनी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर अब बताइए यहां पे अपने वही यूनिट वेक्टर आपने बताया था सर, यूनिट वेक्टर से को मल्टीप्लाई करेंगे, एकांक सदिश से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहां पे एकांक सदिश की दिशा किधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, जरा बताइए फोर्स की डायरेक्शन किधर है यहाँ पे, अब वेरी गुड वेरी गुड, यही होगी बेटा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 1 2, और पहले वाले में किधर थी 2 से 1 की तरफ, डायग्राम में दिख ही रहा है आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी जरा बताइए आप, है ना 2, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर वापस बताना पड़ेगा ये है क्या चीज, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा Q2 आवेश का Q1 आवेश वेरी गुड के सापेक्ष एकांक स्थिति सदिश, वेरी गुड। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां पे क्या लिख दिया जाएगा Q2 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, Q1 चार्ज, विद रिस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, हाँ यहाँ पे Q1 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह Q1 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा Q2। कोई दिक्कत, लिखवाऊं इसमें तो लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, वेरी गुड। अब आप बताइए वेयर, यहां पे अपने लिखेंगे वेयर, डायग्राम में देखो जरा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे के, दोनों की डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे की, वेरी गुड अपोजिट, विपरीत है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का परिमाण कितना है, सेम है, तो मतलब जहां, अब आप जानते हो आर कैप 21 और ये R21 कैप, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा 1 इक्वल है, तो ऐसे सदिशों को क्या कहते हैं अपने, ऐसे वेक्टर्स को
ऐसे सदिश को क्या कहते हैं अपने, ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है? इलेवेंथ क्लास में याद है, समांतर, प्रति समांतर, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश ऐसा कुछ नाम था क्या बेटा? अपोजिट वेक्टर, याद आया कुछ? ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिशों को क्या कहते हैं? विपरीत सदिश, अपोजिट, है ना? वेक्टर याद है, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ऐसे आपको डायग्राम बनाया होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसी है बेटा? अपोजिट। तो इधर भी देख लीजिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दिशा अपोजिट है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है आर कैप। आप किसको लिखना चाहते हो? 1 2 आर कैप 2 1, परंतु यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। वेरी गुड, माइनस आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये इक्वल टू है बेटा, इधर ये है माइनस, तो आपके पास यहां पर ये इक्वेशन और बन जाएगी अपने पास थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट कर सकते हैं अपने? ये वैल्यू अगर मैं किस पे पुट कर दूं? सेकंड में। हाँ वेरी गुड, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2 में, ठीक है? अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दी जाए तो ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, जरा बताइए आप खुद ही। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरी गुड, माइनस ब्रैकेट आर कैप 2 1, यही बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? अब इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, इस बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 2 1। अब आपको देखो ये कुछ मिलता जुलता प्रतीत हो रहा है क्या? ये वाला पार्ट जो राउंड किया है, किससे मिल रहा है? F1 से। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ये पूरी की पूरी वैल्यू की जगह अपने ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी, राइट हैंड साइड क्या लिखा जा सकता है? F12। वेरी गुड। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या शो कर रहा है ये, कि जो आवेश फर्स्ट है ना, पहला आवेश, जो दूसरे आवेश पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है ना? फर्स्ट चार्ज फोर्स एक्ट ऑन Q2 चार्ज इज इक्वल टू, किसके बराबर है? किसके बराबर है? दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पे लगाए गए बल के बराबर है, परंतु दिशा कैसी है? परंतु दिशा कैसी है? विपरीत। नेगेटिव हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। समझ में आ गया बेटा? द फोर्स एक्ट, है ना, द फोर्स एक्ट बाय Q1 चार्ज ऑन Q2 इज इक्वल टू फोर्स एक्ट बाय Q2 चार्ज ऑन Q1, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एंड अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप एक बात बताइए, ये आपके पास देखिए बल की डायरेक्शन आ गई या नहीं आ गई? कि दोनों जो बल लग रहे हैं एक दूसरे पे, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गई। तो अपना सदिश निरूपण यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां पर कोई डाउट? किसी टाइप से कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन है ये वाली,
ये किस नियम को फॉलो कर रही है, याद करो। ये किसी और हाँ वेरी गुड, न्यूटन, याद आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को ये क्या कर रही है बेटा, फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? और वो थर्ड लॉ क्या था जरा बताइए आप। न्यूटन का थर्ड लॉ, तीसरा नियम क्या था? हाँ वेरी गुड, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। मतलब अगर Q2 Q1 पे एक्शन करेगा, क्रिया करेगा, तो Q1 भी Q2 को क्या देगा? प्रतिक्रिया देगा, है ना। ये अगर इस पर एक्शन करेगा तो Q1 भी इस पर रिएक्शन देगा, और एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट होती है। तो यहां पर आपके पास, तो आप यहां पे लिख सकते हैं अबव इक्वेशन follow the Newton's third law। ठीक है, उपरोक्त समीकरण न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करती है बेटा, या तीसरे नियम का अनुसरण करती है या उसको फॉलो करती है। एक बात और, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे? इस माइनस को उठा कर इधर ले आओ, तो ये किस में बन जाएगा बेटा? प्लस में। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है जरा बताइए। ये जो दोनों बल हैं, दोनों ही फोर्सेस हैं, इन दोनों का वेक्टर सम क्या आ रहा है अपने पास? 0। तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा जो निकाय है, इस पे परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा? 0। नेट फोर्स क्या है आपके पास? 0 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, वही है, थर्ड ही लॉ तो है। थर्ड लॉ क्या कर रही है, देखिए ये जो डस्टर है, ये डस्टर हो गया बेटा, ठीक है। अब डस्टर देखिए, इस पे एक्शन लगा रहा है मेरे हाथ पे, वो कितना लगा रहा है? नीचे की ओर, और मेरा हाथ इस पर क्या दे रहा है? रिएक्शन, ऊपर की ओर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल टू 0। तो डस्टर मेरे हाथ पे ही है, रिजल्टेंट इसका है ना, रिजल्टेंट इस पे 0 ही आ रहा है। एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है क्या कहीं इस पे? एक्सेलरेशन है क्या? हाँ, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका हाँ, तो याद रखना बेटा, जिस बॉडी में एक्सेलरेशन आप यहाँ पे मूव करें न्यूटन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो मूव करेगी तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब त्वरण उत्पन्न होगा, तो उस पर बल भी लगेगा, तो उसका परिणामी बल कुछ ना कुछ होगा। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे परिणामी बल आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब है, ये दोनों आवेश अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस निकाय का परिणामी बल कूलॉम नियम के हिसाब से क्या रहता है? नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 है। हाँ वेरी गुड, 2 आवेश जो दे रखे हैं आपके पास। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम तो आसानी से समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर। चलो ठीक है बेटा।